नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि यूएस और रशिया के बीच कैसे आंतरिक रूप से कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। हालांकि ये कन्फ्लिक्ट कोई नया बात नहीं है, लेकिन यह जो कन्फ्लिक्ट है अब सामने धीरे धीरे उभर के आ रहा है। क्योंकि यही यूएस है जो पिछले कई महीने से या कई वर्षों से आप कह सकते हैं, जब से रशिया यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है उसमें बार बार इसके द्वारा ये दोहराई जा रही थी बात कि हम जो है विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं, कन्फ्लिक्ट करना नहीं चाहते हैं, कन्फ्लिक्ट को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। और रशिया के साथ तो बिल्कुल ही कन्फ्लिक्ट जो है बढ़ाना नहीं चाहते हैं, या किसी अनदर कंट्री के साथ भी जो है यह कन्फ्लिक्ट हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं, बल्कि दो पक्ष जो हैं उनके बीच समझौता कराना चाहते हैं। लेकिन अभी हाल ही में यूएस का चेहरा सामने आया। अब ये सामने आना लाजमी बात था। लाजमी इसलिए था क्योंकि कुछ समय पहले आपने देखा होगा, थोड़ा सा मैं मतलब इंटरनल लेके चल रहा हूँ आपको। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि यही यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वह बार बार ये बात कह रहे थे कि मैं जो है रशिया यूक्रेन जो युद्ध हो रहा है उसके बीच समझौता कराऊंगा। हालांकि ये कोई नया बात नहीं है जो ये वक्तव्य उनके द्वारा कहा गया हो। इससे पहले भी बहुत बार उन्होंने बहुत सारे देशों के बीच जो है कन्फ्लिक्ट, इवन भारत पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें भी बार बार यही बात यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा दोहराई जा रही थी कि उसका जो है सॉल्यूशन वही कराए थे। यानी जो युद्ध है दोनों देशों के बीच युद्ध विराम कराने के बाद यूएस जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा ही की गई थी। ये बार बार दोहराया जाता है। उसके बाद चूंकि यह सारी चीज़ों के पीछे एक मतलब आकांक्षा भी थी। वह आकांक्षा क्या थी कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो चाहते थे कि किसी तरह उनको नोबेल पुरस्कार मिल जाए, जो विश्व की शांति पुरस्कार होती है वह मिल जाए उनको। लेकिन खैर उनका भाग्य जो है साथ दिया नहीं, और उनका आंतरिक चेहरा शायद जो पुरस्कार देने वाले हैं उन्होंने पढ़ रखा था, तो इसलिए 2025 का नोबेल का शांति पुरस्कार उनको नहीं मिला, है ना। तो नहीं मिला तो उनको होड़ मची हुई है कि कैसे हमें शांति, मतलब विश्व का सबसे बड़ा युद्ध जो चल रहा है वो खासकर आप देख रहे हैं कि वह यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा है। हालांकि बहुत बड़ा युद्ध ही इसको आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन बड़ा युद्ध ये हो क्यों गया उसका कारण है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी युद्ध है लंबा खींचता है तो उसमें रिसोर्सेज जो होते हैं उसकी हानि होती है। एक तरह से आप देखेंगे कि वह कंट्रीज जो होता है वह वीक होता है। तो वास्तव में जो युद्ध कराने की योजना चली हुई थी वेस्ट के द्वारा रशिया पर, वह यही तीर चाल साधा गया था कि रशिया को कैसे वीक किया जाए, कैसे कमजोर किया जाए, है ना। इवन रशिया तो कमजोर हुआ, इवन मतलब ऑन द होल पे देखा जाए तो कुछ तो कमजोर हुआ रशिया, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा एक तीसरी शक्ति के रूप में जो चाइना, कहीं ना ऐसा ना कि आज से ही उभरने का प्रयत्न कर रहा है, बहुत समय पहले से ही वह प्रयत्न कर रहा है, तो वह सामने आ गया, है ना। तो ये इंटरेस्ट के चलते एक अलग जो है आप देख सकते हैं कि देश या अलग कंट्री जो है जो खासकर वैसा काम करता है, जैसे आपने देखा श्रीलंका में, श्रीलंका को मदद किया, बहुत सारे देशों को मदद किया, लेकिन मदद करने के बदले क्या किया, उनके लैंड को ही एक्वायर कर लिया, उनके लैंड को ही लीज पर ले लिया कि तुम कर्जा लिए थे भाई दे दो। पहले तो कर्जा लेने में हाँ भाई ले लो, कितना कर्जा चाहिए लो लो। तो देश का समझेगा कोई देश कि चलो भाई बहुत अच्छा आदमी है भाई, कर्जा दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। और एक चीज़ और कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कर्जा कोई देगा तो लेगा नहीं, सही बात है लेगा, लेकिन लेने का मतलब कि ये हुआ कि जब आप अपने मन से किसी को दे रहे हैं तो इसके ये होता है कि हाँ उसके अनुसार जो उसके पास जैसे रिसोर्सेस आएंगे उस तरह से आपके कर्जा जो डेप्ट होगा उसको दे देगा। लेकिन वह क्या कहता है कि डेप्ट हो गया, उसके बाद से उसके पास अब कुछ बचा नहीं तो क्या करो, लैंड दे दो, या लैंड जो है एक्वायर कर लेता है या लीज पर ले लेता है पूर्ण रूप से अपने जो है डेप्ट को चुकाने के लिए। तो यह उसकी पहले से ही प्रवृत्ति चाइना की रही है, कोई नया बात नहीं है। चाहे आप साउथ जो ईस्ट चाइना सी है उसमें आप देख लीजिए, या ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी के अलावा भी आप देख लीजिए, इंडियन ओशन के आसपास भी वही चीज़ें उसके पास दिखाई देगी। इवन अफ्रीका में भी आप देखेंगे तो वही चीज़ें उसके ऊपर दिखाई देगी। तो रशिया को कमजोर करते करते, हालांकि रशिया पूर्ण रूप से कमजोर हुआ नहीं और यूक्रेन को नाटो में लिया भी नहीं गया। अब यूक्रेन के पास शक्ति ही कितनी है। अच्छा, एक आप दिमाग लगाइए कि यूक्रेन एक छोटा सा देश जो रशिया का ही पार्ट है, यूएसएसआर का ही पार्ट था,
वह कितना मतलब युद्ध झेल सकता है और कितना वर्ष तक युद्ध जो है झेल सकता है। मुश्किल से 1 वर्ष, मुश्किल से 6 माह। अगर रसिया चाह दे तो 6 माह से 1 साल के बीच में वह खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी उसके पूरे रिसोर्सेस, ऐसा नहीं कि रसिया उस पर हमला नहीं किया है, बड़े बड़े जो हमले जो हैं वह यूक्रेन की राजधानी में भी की गई है, अलग जो है जगह जो है उसके आसपास के जो जगह है वहां पर भी किए गए हैं रसिया के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन हार नहीं माना। उसके पीछे 2 कारण है। एक तो वेस्ट के चढ़ाए हुए पर उसका ईगो सामने आ जा रहा है। दूसरा चीज कि आप देख रहे हैं कि वेस्ट के द्वारा पूरे रिसोर्सेज उसको उपलब्ध कराया जा रहा है, खासकर यूएस के द्वारा रिसोर्सेज उपलब्ध करा। अच्छा, यूएस का पहले से ही खेल रहा है कि हम अपने रिसोर्सेज को देंगे। रिसोर्सेज का मतलब ये हुआ कि जो डिफेंस है या मिलिट्री जो है ना, वो सारी चीजों के वजह से, मतलब उसके वजह से हम क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और बाद में क्या करेगा, वही यूक्रेन के राष्ट्रपति को वाशिंगटन में, या वाशिंगटन जो है वहां पे बुला के और हड़काया जाता है कि तुम जो रेयर अर्थ मटेरियल्स है, जो रेयर अर्थ मेटल्स है, उस जो रिसोर्सेज है, जो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज किसके पास है, आप देखेंगे कि वह है यूक्रेन के पास। तो उससे लेने के लिए ज़बरदस्ती साइन भी करवाया जाता है ना। यह भी क्लिप सभी के पास गया हुआ था, पूरे विश्व में यह सभी के पास जो है यह सारी चीज़ें जानकारी पहुँची हुई थी, है ना। तो अमेरिका की वह पहले ही पॉलिसी है, वह केवल अपना काम है, पूंजीवादी लोग हैं, पूंजी ही और साम्राज्यवादी है। हालांकि आप देखेंगे तो अमेरिका कोई मतलब ये नहीं कि नया पर है, उसमें भी ब्रिटेन का बहुत पहले आप देखेंगे। थोड़ा सा इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो, खैर मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता हूँ, लंबा हो जाएगा हम लोगों का सेशन। लेकिन मेन पॉइंट आपने देखा, ये सारी चीजें हो रही थी सुलह कराने के लिए। इवन ऐसा नहीं कि प्रयत्न नहीं किया गया, बार बार प्रयत्न किया गया, क्योंकि ये लोग समझ गए कि रशिया हार मानने वाला है नहीं, तो प्रयत्न बार बार किया जा रहा। इवन जो चाइना और रशिया के बीच खटाहट थी वह भी खत्म हो गई और चाइना रशिया एक तरफ से अलायंस हो गए, है ना। तो इवन आपने देखा कि एक और अलायंस के रूप में उभरता हुआ ब्रिक्स जब सम्मेलन हो रहा था वहां पे ब्राजील में बेलम में, तो एक और सम्मेलन जो है, एक और ऑर्गेनाइजेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा था। वह इंडिया, रशिया और कौन सा था, चाइना था। यानी आईआरसी के रूप में आप देख रहे हैं, सीआरआई को कह सकते हैं, इस रूप में एक संगठन जो है उभर के सामने आ रहा था, ठीक ना। जो रशिया और चाइना कभी एक तरह से मतलब पूर्ण रूप से एक साथ नहीं रहते थे, वह आज वैसी स्थिति है। वह किसके कारण, वेस्ट के साथ, वेस्ट के कारण ऐसा हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि समझौता नहीं कराया जाए, बीच में वेस्ट ने भी बहुत प्रयास किया। तो आप कहेंगे कि फिर समझौता कराने के बाद, प्रयास करने के बावजूद भी क्या रसिया युद्ध समाप्त करना नहीं चाहता है? वह बिल्कुल चाहता है, वह भी युद्ध के पक्ष में नहीं है। और भारत, चूंकि भारत का जो है वह पहले से ही यह चीजें नहीं है कि युद्ध हो या युद्ध में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि जिन लोगों के मध्य युद्ध हो रहा है वो 2 लोग अगर सामने टेबल पे होते हैं तब समझौता कराया जाता है। अब एक बार यूक्रेन को अलग से बुला लिया गया और उससे समझौता कराया गया तो नहीं मानेगा। अब मेन बात है, दोनों लोगों के बीच जब कन्फ्लिक्ट है तो 2 लोग जब सामने आएंगे, उनकी क्या समस्याएं हैं उस तरह से तब एग्रीमेंट होगा, तब समझौता हो सकता है। एक टेबल पर जिन के बीच कन्फ्लिक्ट है, अगर उनको एक टेबल पर लाया जाए तब तो जाके जो है समझौता कराया जा सकता है। तो मेन पॉइंट तो ये हो गया। इसके बाद भी आपने देखा इवन बहुत बार यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा प्रयत्न किया गया, प्रयास किया गया कि कैसे समझौता करा दिया जाए, लेकिन समझौता चूंकि वो हो नहीं पाया, उसके बहुत सारे कारण हैं। इवन क्योंकि रशिया चाहता है कि आप तीसरे के पास क्यों जा रहे हो, आप मुझसे बात करो, क्या चीज है, किस तरह की क्या करना है, उस तरह से समझौता हम करने के लिए तैयार हैं, हम कर सकते हैं, ठीक ना। दूसरा चीज कि जैसे ही यह यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं वह जाते हैं यूएस प्रेसिडेंट के पास, उस समय रसिया दिखा देता है अपना ताकत कि देखियो हम हार मानने वाला नहीं है, तुम किसी भी विश्व के किसी के पास जो है घूम लो, जब तक कि आप मेरे टेबल पे आके मतलब हम लोग साथ में नहीं बैठेंगे तब तक ये समझौता नहीं हो सकती है। अब इसको चिढ़ पड़ी, जो भूरे बाल वाले जो फूफा जी हैं, अब ये तो चिड़ा हुआ व्यक्ति है और चूंकि एज के साथ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, 80 वर्ष की उम्र हो गई है, सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बना हुआ है, और सेकेंड टाइम बना हुआ इसके बाद तो बनेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका का रूल ही आपको पता है कि जो व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति चुन लिया जाता है उसके बाद वह राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता है ना। हमारे भारत के जैसा तो है नहीं, अध्यात्मक जो है प्रणाली है वहाँ पे, कहाँ पे, यूएस में। तो आपने देखा मतलब पूरा संघीय प्रणाली है, पूरा संघीय प्रणाली आप देखेंगे वहां पे यूएस में, लेकिन भारत में पूर्ण रूप से संघीय प्रणाली नहीं है। उसके कई कारण हैं, हालांकि संविधान में मैं नहीं जाना चाहता हूं और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा हम लोग का क्लास। अब इसका जो है थोड़ा सा पीछे और हम लेके चलें तो वेनेजुएला की बात आती है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि वेनेजुएला पे, चूंकि साउथ अमेरिका कंटिनेंट का ये देश है वेनेजुएला, और उसको एक्वायर कर लिया गया। एक्वायर का मतलब वहां के राष्ट्रपति को कैसे उसी के देश में जाके, उसी के राजधानी में जाके और उसको गिरफ्तार करके और न्यूयॉर्क ले आया गया। ये कितनी अचंभा की बात है।
मतलब कितना आश्चर्यजनक बात है। उसके बावजूद आप देखेंगे कि उसके पास जो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेस हैं उसमें इवन आपको ये चीज़ दिखाई देगा कि वेनेजुएला जो है वह 1960 में जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, 1960 में ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसका नाम था ओपेक। तो ओपेक का जो है संस्थापक सदस्य है, ओपेक का जो है संस्थापक सदस्य है कौन? वेनेजुएला। अब इसमें 5 फाउंडिंग मेंबर थे इसमें, एक जिसमें वेनेजुएला था, एक ईरान था, एक इराक था, है ना, 3 हो गया, एक सऊदी अरबिया था, 4 हो गया, और एक आपका जो है वह कतर था। यानी मुख्य रूप से 5 जो है फाउंडिंग मेंबर है जो मिलकर 1960 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ओपेक, पेट्रोलियम कंट्रीज का। अब ये देखिए इसमें से 5 जो फाउंडिंग मेंबर हैं उसमें से 4 फाउंडिंग मेंबर जो है अकेले जो है पश्चिमी एशिया के हैं, उसमें ईरान भी है और एक जो है वेनेजुएला है। तो सबसे ज़्यादा पास इसके पास जो है रिसोर्सेस हैं, पेट्रोलियम है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको एक्वायर कर लिया है ना। अभी आपने देखा होगा कि ये प्रयास, मतलब एक कयास लगाए जा रहे हैं कि 500% के आसपास जो है टैरिफ करने वाला है अमेरिका जो है इंडिया के ऊपर, है ना। तो ये पगलाया हुआ है, इसके बहुत सारे कारण हैं। अब ऐसा नहीं कि वैश्विक लेवल पर अस्थिरता जो है बन रही है, और तो रियल बात है, अस्थिरता तो पहले से और ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। उसका कारण ये है, खुद ये है, मतलब उसके बाद से आप देखेंगे कि अस्थिरता बढ़ने के साथ साथ ये नहीं कि अमेरिका पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसका इफेक्ट जो है अमेरिका पे भी पड़ रहा है, ठीक ना। तो वहाँ के लोगों से भी गाली सुन रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं सुन रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि अकड़ है तो अकड़ जाती नहीं, बुढ़ापे हो चाहे जवानी हो, आती आती रहती है, वही हाल है इसका। तो यह ओपेक जो है इसका जो है सदस्य रहा है वेनेजुएला। इवन जो है रसिया से व्यापार भी रहा है इसका। अब रसियन जो जहाज था जो यहाँ से पेट्रोलियम लेके जाता था, कच्चा तेल लेके जाता था, उसको इसने क्या कर लिया है? जब्त कर लिया है। अब जब्त कर लिया है तो क्या है, रूस कहेगा कि आओ आओ भाई, मैं तुम्हें माला पहना रहा हूँ, आओ आओ मैं तुम्हारा स्वागत कर रहा हूँ, वेलकम कर रहा हूँ, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मेरे जहाज को पकड़ लिया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, आओ चाबसी दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कहेगा। तो क्या कहेगा? वह भी अब अपना रुख दिखाएगा। जो ये बार बार झंडा लेके घूम रहे थे कि आइए हम शांति समझौता करा दे रहे हैं, तो कहेगा तो भाग। जो मतलब ये कहा जाता है ना कि दूसरे के विवाह में तीसरे का मतलब जाना क्या मतलब रह गया बिना बुलाए, तो वैसे ही कहेगा कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, भग जा यहाँ से, ठीक है। तो अब इसको बानर बनाएगा, ठीक ना। बानर समझ रहे हैं ना, मतलब न इधर का ना उधर का, एक कूदेगा अभी, क्योंकि शांति समझौता भी नहीं हो। अब उसको चूंकि अब देखिए जो ये एक संस्था है, आपने देखा होगा यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में इसकी स्थापना होती है ताकि विश्व में शांति बहाल रखा जाए, शांति रखा जाए। और ये कैसा शांति बहाल रखा गया है? 5 देशों के पास वीटो है, उसके पास से किसी के पास नहीं है ना। यानी वही चल रहा है 1945 का। ऐसा लग रहा है कि उसके बाद से डेवलप ही नहीं हुआ। देखिए साउथ अफ्रीका कंटिनेंट का कोई एक देश भी इसमें नहीं है वीटो में, मानते हैं एशिया का है, लेकिन साउथ अफ्रीका जो कंटिनेंट है उसका कोई नहीं है, साउथ अमेरिका कंटिनेंट का नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी आपको दिखाई, और ये चुपचाप बैठे हुए हाथ पे हाथ रख के, कोई इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब नहीं है। इवन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आप देखे होंगे, आज के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लगभग 66 ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट कर चुका है, जो सबसे ज्यादा फंडिंग करता था, ठीक है। अब उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ये सारी चीजें हैं, इसके साथ कंसर्न है। तो यह कहीं ना कहीं न्योता दे रहा है किसका? तो थर्ड वर्ल्ड वार का, है ना। तो जो सिचुएशन अभी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ट्रेड वार जो चल रहा है, बार बार व्यापार पे ये सारी चीजें चल रही हैं, टेरिफ बढ़ा जा रहा है। जैसे बोल रहा है इतना तो जहाज भी पकड़ लिया, फिर कह रहा है रसिया से अगर कोई कच्चा तेल खरीदेगा तो मैं 500% उस पर टेरिफ लगाऊंगा, ठीक ना। तो एक ट्रेड वार तो गेम खेल ही रहा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि सामने सामने डायरेक्ट भी अब सामने आ गया है। तो इससे क्या होगा? इससे सीधे सीधे आपको दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं सुगबुगाहट आपको दिखाई देगी। और ये बहुत लगभग 2-3 वर्षों 4 वर्षों से ऐसा चीजें, ऐसा मतलब कयास हो रहे हैं, ऐसा मतलब सभी लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ये हो सकता है 2000 मतलब तृतीय विश्व युद्ध जो है हो, ऐसा हो सकता है। हालांकि कोई चाहता नहीं है और इसमें कोई बड़ाई वाली बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है कि विश्व युद्ध हो, क्योंकि बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं गिर जाएगी, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री, ह्यूमन राइट्स का उसमें वायलेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब एक खुद डेवलप्ड कंट्री का एक जिम्मेदार जो है राष्ट्रपति इस तरह से जब करेगा, तो किसी संप्रभु देश के साथ, किसी अनदर कंट्री के साथ, और फिर विश्व में यही डेवलप्ड कंट्री कहेंगे कि नहीं साम्राज्यवाद जो है ये चीजें हैं। इवन कश्मीर के मुद्दे पर कहा जाता है तो ये अपना जो है ज्ञान पेलने लगते हैं,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अपने वहाँ जो है वो संप्रभुता है ही नहीं। वेनेजुएला को जाए कैप्चर कर लेंगे, कोलंबिया को कैप्चर कर लेंगे, तो उसके पास कोई संप्रभुता नहीं है। मैक्सिको की खाड़ी को अमेरिका की खाड़ी बना देंगे, ठीक ना, कल अपने पापा को अपने चाचा बना देंगे, तो इसमें कोई चीज़ मतलब बदलाव नहीं है। तो इनके पास ये सारी चीज़ें हैं, ठीक ना। तो रसिया इस पर क्या कहा है कि यूएस सीज और ऑयल टैंकर इज द इलीगल, लॉ मेकर्स कॉल्स इज द पायरेसी। तो इलीगल रूप से किया गया है और इस पर कार्रवाई भी करेगा, बिल्कुल है, लाजमी है करने का, है ना। अब देखिए सबसे मतलब ये बात है कि वेस्ट की कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो इस पे एक बार भी कुछ बोला हो, जो वेनेजुएला के साथ जैसे चीज़ें हुई, है ना। हालांकि वेनेजुएला के साथ जो चीज़ें हुई ऐसा नहीं कि आसानी से हो गया। वेनेजुएला के बहुत सारे गद्दार लोग हैं, बहुत सारे उसमें सेना में के लोग हैं जो मिले हुए हैं। अब वही लोग जो है अभी समझ में नहीं आता है। जैसे वहाँ के नोबेल पुरस्कार जो मिला हुआ था जिस लेडी को, वो उसने नोबेल पुरस्कार दे दिया वो डोनाल्ड ट्रंप को, है ना। बहुत सारे लोगों को उसने खरीद लिया था, लेकिन ये लोग समझते नहीं है। ये लोग समझते हैं कि हाँ हाँ चलो बिक गए, कोई देश के लिए बिक जाते हैं, मतलब अपने मतलब गद्दारी का भी एक हद होता है। वही बाद में जो है रोते हैं कि हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए। और किस बात की स्वतंत्रता? ऐसे हमारे देश में भी हो चुका है इतिहास में, है ना। जैसे यूरोपियंस आए या फिर से, चूँकि यूरोपियंस आके यहाँ पे कैसे कैप्चर कर लिए और कैसे साम्राज्यवाद का विस्तार कर लिया और कैसे जो है औपनिवेशिक जो भी जगह जगह जो है, एक छोटा सा आप देखेंगे कि एक छोटा सा द्वीप है ब्रिटेन जो है एक, मतलब इंडिया और ब्रिटेन में अगर साइज के अनुसार अगर आप तुलना करेंगे तो देखेंगे कितना छोटा है, लेकिन इतना मतलब उतना छोटा होने के बावजूद भी पूरे विश्व के देशों के नाक में दम करके रख लिए थे सब, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सैंक्शन के तहत सूचीबद्ध था क्योंकि वह वेनेजुएला और ईरान से संबंध काले तेल व्यापार में शामिल बताया गया था। यह अमेरिका के द्वारा कहा गया है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जब से चुना गया है व्यक्ति है, यह पूरा इतना बदमाश आदमी है ना। हालांकि इसके बदमाशी के लिए इसको पहले ही किसी ने मतलब पहले दिया था कुछ गर्मा गर्म, अच्छा से नहीं दिया। अच्छा से दिया होता तो कुछ अलग इसकी स्थिति होती है ना। तो ये आप पूरा का पूरा जो है बिल्कुल अमेरिका को फर्स्ट बना के ही छोड़ेगा। हमको लग रहा है अमेरिका को फर्स्ट बनाते बनाते फिर वही क्राइसिस न ला दे, ठीक ना। बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री पे तो पड़ेगा असर, लेकिन वैसे क्राइसिस न बना दे कि फिर वही चीज़ें होने लगे। तो इसके पास ऐसे मतलब यह सारी चीज़ें चल रही हैं। तो समुद्र में डकैती, कानून उल्लंघन, ये सारी चीज़ें मतलब फैलाना तलाना सारी चीज़ों को लगा दिया है, ठीक ना। उसके बावजूद भी ये अपने जो भी घटनाएं हैं उससे बाज आने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर देखिए क्या होता है। लेकिन मतलब हम तो यही चाहेंगे कि युद्ध ना हो, शांति हो। भारत यही चाहता भी है कि युद्ध ना हो, शांति हो। शांति के समझौते से सारी चीज़ें जो है सुलझ जाएँ, है ना। लेकिन वही होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपने महाभारत में भी देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण जो है अंतिम समय तक जो है जाके कौरवों को समझाते हैं, अंतिम समय तक जाके मतलब ये कहते हैं कि हाँ हम अभी भी इस युद्ध को रुकवा सकते हैं, महाविनाश को रोक सकते हैं। उस महाविनाश को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए थे, उनके इतना कोई प्रयत्न नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी हो क्या रहा? क्यों? क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि समझावे कुछ आ ही नहीं रहा था, पल्ले ही नहीं पड़ रही थी उन लोगों की, ठीक ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो खैर फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।